चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में महाराष्ट्र के राजनेता एक एक कर एबीपी न्यूज के इस मंच पर आ रहे हैं और 24 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी समझ आपके सामने रख रहे हैं। इस कड़ी में जो अगले मेहमान इस मंच पर हमारे साथ होंगे वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग और एक लंबी लकीर खींचने की कोशिशों में काफी वक्त से हैं। बात चाहे 2014 विधानसभा चुनाव की हो महाराष्ट्र में या फिर 2019 विधानसभा चुनाव की हो महाराष्ट्र में, यहां की सियासत में किंग मेकर बनने की उनकी कोशिशें अभी तक तो रंग नहीं ला पाए। इस बार 24 विधानसभा चुनाव के लिए क्या है उनकी तैयारी और जिस तरीके से खास इस 24 विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को भी उन्होंने चुनाव मैदान में उतार दिया है, इसके तहत क्या है उनकी रणनीति, समझने के लिए इस मंच पर तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जी को। और इस सेशन का संचालन हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग करेंगे। तालियों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए, जोरदार तालियां राज ठाकरे जी के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरे साथ महाराष्ट्र के एक बेहद खास नेता, ऐसे नेता जिनकी रैलियों में भारी भीड़ लगती है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो नहीं बताते कि रैलियों में कितनी भीड़ थी। इसको मैं ऐसे ही कहना चाहूँगा। अभी राज ठाकरे, आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है सरकार राज, राज की सरकार है। राज कहाँ है, सरकार कहाँ है? कैसे आप देखते हैं इन उम्मीदों को जो लोगों ने आपसे बांध रखी हैं? पहले तो मैं एबीपी माझा का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज यहाँ पे आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे जो अभी क्या हुआ, नजदीक जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। मेरी कौन दबा सकता है? कि मेरी रैली में भीड़ होती है और वोट कहाँ जाते हैं। क्या है, आप जैसे इतने सालों से पत्रकारिता में जो लोग हैं उनको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए कि यही बातें अटल जी के बारे में भी बातें किया करते थे लोग, बाला साहब के बारे में भी बातें किया करते थे लोग कि इनकी रैलीज में भीड़ होती है लेकिन वोट कहाँ जाते हैं। इन सारी चीजों के लिए एक समय आना होता है, एक समय जाता है। जो सीधी तरह से राजनीति करते हैं उनको समय लगता है, जो आड़ी टेढ़ी राजनीति करते हैं उनको कुछ पद मिल जाते हैं लेकिन वो ज्यादातर आगे चल के कुछ नहीं होता उनका। मैं सीधी तरह से राजनीति कर रहा हूं। अभी राजनीति आप बोलेंगे कि सीधी तरह से कैसे होती है, वो हो सकती है लेकिन ठीक है, समय जाएगा। लेकिन अभी पकड़ लीजिए 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई और पूरा बहुमत 2014 में आया। उसके पहले अटल जी की सरकार आई थी लेकिन वो भी बहुत सारी पार्टियों के साथ थी। तो अभी 52 से लेकर 2014 तक अगर उनके लोग रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे 66 में शिवसेना का जन्म हुआ था और एक्चुअल में जब सत्ता आई थी वो 95 में आई थी, तो इतना समय तो लगता ही है उन कुछ चीज़ों के लिए। मुझे और मेरे पास पेशेंस है और लोग जोड़ते जाऊंगा और सत्ता लाऊंगा। जी, आप कह रहे हैं कि लोग जुड़ते जाएंगे, पर हम देख रहे हैं कि इस बार आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं एक तरीके से। आपने माहिम दादर की सीट चुनी है, खास वजह आपने ये सीट चुनी? थोड़ी लंबी कहानी है, बताऊं? छोटे में बता नहीं सकता। बेटा भी बड़ा हो गया तो कहानी छोटी कैसी रहेगी? बताइए।
अगर एक हमारी मीटिंग हुई थी हमारे पार्टी के नेताओं की, उस पार्टी की मीटिंग में जब मैं नहीं था, वहां पे हमारे बाला नांदगांवकर और बाकी सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि सारे जो नेता है पार्टी के और हमारे सरचिटनीस हैं, इनको इलेक्शन लड़नी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ मीटिंग हुई थी। और उसके बाद वहां पे अमित ने बोला कि अगर सबको लड़नी चाहिए, सब नेताओं को इलेक्शंस, अगर उसने ऐसे ही कह दिया कि अगर पार्टी बोलेगी तो मैं भी लड़ लूंगा। अभी उसकी न्यूज शुरू हो गई, मेरे कान पे आई न्यूज, लेकिन मैंने इतना वो सीरियसली लिया नहीं। फिर मेरी एक मीटिंग हो रही थी, वहां से सामने से मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अमित को भांडुप से खड़े कर दे। मतलब भांडुप, तब मुझे थोड़ा सा सीरियसनेस लगा। फिर मैंने रात को उसको मैंने सामने बिठाया, मैं बोला ये जो चर्चा चालू है वो तू सीरियस है? इलेक्शन लड़नी है? बोले इलेक्शन लड़नी या नहीं लड़नी बात अलग है, अगर आपको लगता है लड़नी है तो मैं लड़ लूंगा, नहीं लड़नी है तो नहीं लड़ूंगा, उसमें कोई, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के सारे लोगों को इलेक्शन लड़नी चाहिए। फिर वो न्यूज बढ़ती गई और करते करते मुझे ऐसे लगा कि फिर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भांडुप से बेटर है माहिम दादर। हमारे जो नितिन सरदेसाई हैं उनको तो मैंने पहले 1 साल पहले बोल दिया था कि काम पे लग जाओ। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि अभी उनको मैंने बोला है काम पे लग जाओ, वहां पे इसको खड़ा करना है, मैं उनके साथ में क्या बात करूं, क्योंकि हमारे सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारे पारिवारिक भी संबंध है। फिर करते 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 वो सब लोगों ने मिलकर एक तय कर लिया कि अमित को खड़ा करना है, और वहां से ये बात शुरू हो गई। फिर मैंने बोला कि अगर लड़ना, देखो मैं अगर खुद की बात करूं तो इलेक्शन लड़ना वगैरह ये सारी चीजों के मेरा टेम्परामेंट है नहीं, क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो बाला साहब के साथ हुआ है, और जो मैंने देखी है सारी चीजें आज तक, उससे मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। उसके बाद में अगर घर में बेटा बोलता है कि मुझे इलेक्शन लड़नी है, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं किस तरह से टैकल करूं। लेकिन अगर वो खुद उसने अगर ये रास्ता चुना है तो ठीक है। फिर हमने आपके बेटे का एक बयान देखा और उससे लग रहा है कि बेटा बाप से कहीं आगे ज़्यादा बढ़कर है और बाप कहीं सॉफ्ट लग रहा है। बेटे ने कहा कि मैंने फादर को कहा है कि आप विपक्षियों से कॉम्प्रोमाइज न करें, सबको खड़ा रहने दें, मेरी राह को आसान बनाने की कोशिश न करें, और ये भी कहा कि मैं अगर जीतूं तो अपने काम पर जीतूं, इसलिए न जीतूं क्योंकि मैं राज ठाकरे का बेटा हूं। किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? आप बेटे की राह आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, सिंपल चीज है। मैं जिस तरह से सोचता हूं उस तरह से मुझे लगता है सामने वाले उस तरह से उनकी सोच रखे, अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 साल पहले जब आदित्य मेरा भतीजा जब खड़ा था वर्ली में, तब मैंने वहां पे मेरे 39,000 वोट्स है ऑलरेडी, और वहां पे मैंने तय कर लिया कि पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहा है, मैं कैंडिडेट नहीं डालूंगा। और ये मैंने गुड जेस्चर में मैंने वो बात की थी, और मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी, यानी कि मैं वहां पे कैंडिडेट नहीं डालूंगा, तो अगर आज नहीं डालूंगा तो कल आप क्या मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं हुई थी। अभी आप एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र जी हो या और कोई हो, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत सालों से है, बराबर, अगर मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, अगर गुड जेस्चर में उनको खड़ा नहीं करना है ना करे, खड़े करने हैं उनको उम्मीदवार खड़े करे, तो मैं किसी के साथ पास कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। और अमित ने तय कर लिया है इलेक्शन लड़नी है, तो देखिए ये आज कोई बोलेगा कि भाई मैं आज कैंडिडेट नहीं डालूंगा, 5 साल के बाद तो डालने ही वाले हैं, तब इलेक्शन लड़नी होगी तो आज ही लड़े। ये जो आप बात करते हैं गुड जेस्चर की, ऐसा लगता है कि या तो आपको राजनीति की समझ कम है या आपकी सीधी राजनीति बहुत ज्यादा सीधी है। नहीं, मैं गुड जेस्चर क्या है राजनीति में? मैं राजनीति
के साथ में पारिवारिक संबंध भी मैं रखता हूं, और मुझे लगता है कि हर एक को ये सारी चीजें रखनी चाहिए। और ये गुड जेस्चर नाम की जो चीज है वो मेरे पास, पकड़ लीजिए, बाला साहब से आई है। जैसे एक बार शरद पवार साहब की बेटी जब पहली बार जब लोकसभा इलेक्शन लड़ रही थी, लोकसभा या राज्यसभा, आई थिंक राज्यसभा, तब बाला साहब ने उनको वोट दिए थे कि पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, ये एमपी बन के अंदर जानी चाहिए। उसके बदले में बाला साहब ने पवार साहब से कुछ मांगा नहीं था। पकड़ लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब प्रतिभा पाटिल पहली बार जब राष्ट्रपति बन रहे थे, तब बाला साहब ने सपोर्ट किया था। वो कांग्रेस की थी उम्मीदवार। मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ अच्छे चीजें भी होनी चाहिए, सब कुछ बुरा ही नहीं होता ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परिवार आप देख लीजिए, दो परिवार हैं। प्रबोधन जी का परिवार है, तात्या साहब पाटिल का, पवार साहब का परिवार है बारामती का। कैसे लड़ रहे हैं आपस में? देखिए, कई संस्कारों की कमी है आप लोगों में, या आप लोभ ज्यादा है, सत्ता का प्रभाव ज्यादा है, क्या है? देखिए, मैं मेरी परिवार की बात कर सकता हूं, उनके परिवार की मैं कैसे बात कर सकता हूं? हर एक का एक परिवार होता है, हर एक की एक सोच होती है, उनकी सोच उनके पास, हमारी सोच हमारे पास। अभी आप कहेंगे कि नहीं, वो कैसे सोचते वैसे आप सोचो, क्यों? यानी आप समझ लीजिए ना, जब मैं शिवसेना से जब मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मेरा क्या स्टेटमेंट था, अगर आपको याद होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे ऊपर बाला साहब कोई भी एलिगेशन कर ले, कुछ भी बात कर ले, मेरी तरफ से उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। मैं एक बात कुछ नहीं करूंगा, वो कुछ भी कह ले, उनको हक है। अभी यहीं पे बात हुई जब एनसीपी से अजित पवार बाहर निकले, शरद पवार साहब के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि हर एक की एक सोच की बात होती है। मेरी सोच वैसे है, मैं वैसे कदम उठाता हूं। और बात यह है ना कि राजनीति आपको समझ में आती है या नहीं आती है। देखिए, सक्सेस होता है ना, सक्सेस, तब आप जैसे लोग सबको बोलते हैं कि देखो राजनीति करनी है तो इनकी जैसी करनी है, और जब सक्सेस नहीं मिलता तो आप सवाल पूछते हैं इनको राजनीति करने आती है क्या? तो ऐसे थोड़ी होता है। देखिए दिबांग जी, मैं एक चाहता हूं ना कि इन सारी चीजों के सवाल जब आप पूछते हो ना लोग, एक बार खुद का चैनल निकाल के देख लो, फिर पता चलेगा कि एक पार्टी चलानी है और चैनल चलाने में कितनी तकलीफें होती है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा करेंगे कि मुझको भी साथ में लपेट लेंगे। ये आपकी खासियत है, ये मैं जानता हूं, पर ठीक है, मैं सवाल अपने जारी रखता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं आक्रमण नहीं कर रहा हूं कि आपने मेरे बारे में कुछ कहा, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये सवाल पूछना ही चाहता हूं कि जब एक दौर था राज ठाकरे, मतलब लग रहा था कि अगला मुख्यमंत्री यही बनेगा, इस जैसा कोई नेता नहीं, फिर कहां रह जाते हैं? यानी अखिलेश यादव की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, अठावले खुद मंत्री बन जाते हैं, कहां रह जाते हैं? अठावले जैसा मंत्री बनूं? मंत्री तो बने। अरे कैसी बात है? अरे उससे बेहतर मैं पार्टी बंद करूं। वो तो आप चाहें तो भी नहीं बन सकते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं नहीं, वैसे तो मुझसे होगा भी नहीं वो, लेकिन देखिए बात ऐसी है कि आप क्या सोचते हैं ना, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या सोचता हूं, मैंने रास्ता कौन सा अपनाया है, मैं कैसे आगे जा रहा हूं, मुझे कब आगे जाना है, कैसे जाना है, ये मुझे दिख रहा है। हर्डल्स आते रहेंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन आप जब बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि इसको इस तरह से होना चाहिए, इसको इस तरह से काम करना चाहिए, इसको इस तरह। एक बार हमारी चप्पल में पैर डाल के देख लो। जिस तरह से सारी राजनीति भी बदल रही है, जिस तरह से पैसा जितना, यानी कि मैंने महाराष्ट्र में ऐसी कभी देखी नहीं बात, जिस तरह से जिस लेवल पे पैसे की जो बात चल रही है,
अनबिलीवेबल। यानी ऐसा महाराष्ट्र कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। इन सारी चीजों में से रास्ता निकालना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन निकालते हैं रास्ता। आपको लगता है इस बार आपके पास बहुत अच्छा मौका है, खासतौर कर इसलिए क्योंकि एनसीपी देखिए एक बड़ी पार्टी थी, वो बंट गई, शिवसेना बंट गई, और बहुत लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस तरह से 1995 में 45 इंडिपेंडेंट जीते थे, कुछ वैसी स्थिति होगी और शायद इस बार सत्ता की कुंजी आपके हाथ में हो। मैं आपको एक बात बताता हूं कि वो पार्टी, दो पार्टियां टूटी, इसलिए मुझे फायदा होगा, इस चक्कर में मैं नहीं हूं। वो दोनों पार्टियां कैसे टूटी, मुझे लगता है कि वो सोचने जैसी बात है कि वो एमएलए कैसे टूटे, फिर उनका निगोसिएशन कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, फिर आगे चल के दूसरी पार्टियों में कैसे चले गए। फिर मुझे लगता है कि ये जो भी कुछ हुआ है, मुझे उनकी पार्टियां टूटने से मुझे मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जो वोटर है महाराष्ट्र का, उस जो वोटर है उसके वोट का मुझे लगता है बहुत बड़ा अपमान किया है। यदि आज महाराष्ट्र के मतदाताओं को पता भी नहीं होगा कि मैंने जो मत दिया था वो आज कहां है, कौन से पार्टी में घूम रहा है। यानी हम लोग देखिए, लोग टूटते हैं, यहां वहां जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इस तरह की सिचुएशन महाराष्ट्र ने आज तक कभी नहीं देखी। जब हम लोग सीटें देख रहे थे अभी, तब हर वक्त पूछना पड़ता था, अच्छा ये ऐसे है, अच्छा ये अभी ये कौन सी पार्टी में है अभी, अच्छा ये पार्टी में है, ओके ओके, अच्छा वो यहां पे आ गया, ओके। ये मैंने आज तक कभी देखा नहीं, और किसी को कुछ लग नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि वो जो उन मतदाताओं के वोट का जो अपमान हुआ है, मुझे लगता है कि मतदाताओं ने उनके वोट का अपमान का बदला लेना चाहिए। तो वोट का जो अपमान हुआ, मतदाता के वोट का अपमान हुआ, वो किसने किया? जिसने पार्टी तोड़ी, जिसकी पार्टी टूटी, जिसने पार्टी तोड़वाई? देखिए, पार्टी जब तभी टूट सकती है जब अंदर से टूटी हो। एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी, बराबर है। कांग्रेस क्यों नहीं टूटी? वैसे वर्षा बीजेपी क्यों नहीं टूटी? यानी आप मुझे बताइए, 2019 में जब इलेक्शन हुए, लोगों ने शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, लोगों ने कांग्रेस एनसीपी को वोट किया, बराबर है, दोनों का गठबंधन था। इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद सुबह 5 बजे 6 बजे एक शपथ विधि होता है, जहां पे लोगों को समझ भी नहीं आता कि अरे ये और ये तो विरोध में थे और अभी साथ में शपथ ले रहे हैं। लेकिन वो चंद घंटे का था, बराबर है, वो तो नॉर्मल हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अचानक से 2-4 दिन के बाद गठबंधन में से एक पार्टी उठती है और जिनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, उनके साथ बैठ के मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, इसलिए वो तीनों एक साथ आते हैं और ये पार्टी अलग सी रह जाती है। अभी जिसने वोट किया है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने वोट इनको किया था, आज ये इनके साथ जाके बैठे हैं और इनको गाली दे रहे हैं। और ये सारा हंगामा कब हुआ? एक हफ्ते के अंदर। वोटिंग, काउंटिंग और ये, उसके बाद जो अंदर से टूटे हुए थे, फिर 2.5 साल के बाद वो टूट गए। फिर यहां से वो तो है ना, वो आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी सारे मेरे साथ आओ, वैसे कुछ हुआ। आपको क्या लग रहा है कि ये पार्टियां टूटी या पार्टियों को तोड़ा गया? मैं वही बोला ना मैं आपको, अंदर से टूटी थी, तोड़ने की कोशिश की, टूट गई। अगर अंदर से ही नहीं टूटी होती तो आप कितना भी कोशिश कर लो, कैसे टूटती?
कल अगर बीजेपी ने अगर कोशिश की होती कि पार्टी तोड़ने की, अंदर से टूटी ही नहीं है, सारे साथ एक साथ है, कैसे टूटती? एक जो बात कही जा रही है, और मैं ये महाराष्ट्र में जब से आया हूं तब से बहुत सुन रहा हूं, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा हूं, आपका इंटरव्यू करना है, लोग मुझे बता रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से इनकी बातचीत होने वाली थी, नहीं हुई, ये बातचीत हुई कि इनसे बातचीत नहीं होनी है। कौन बी टीम है? एमएनएस। मैं? हाँ। ये क्या है ना, ये आप इन्हें के पत्रकार जो है ना, ये सारी चीजें, आप एक सवाल आप खड़ा करते हैं, आप चाहते हैं कि उसका जवाब हम लोग दें। मैं रोज ये न्यूज पढ़ रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे और कई चैनल पे या कई ये आके एंकर्स आके कुछ भी बात कर लेते हैं, उसको जो चाहिए वो बात कर लेता है, और बाद में यही आते हैं पूछे आपको क्या लगता है। अरे मुझे क्या लगेगा? और ये मैं इतने सालों से देख रहा हूं, मैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, उसे लगता है तो उसे लगने दो, मैं क्यों उसका जवाब दूं? विधानसभा चुनाव के दौरान आपने भेंट की गृह मंत्री जी से, तब क्या इस बारे में, सॉरी, लोकसभा चुनाव के दौरान आपने गृह मंत्री जी से भेंट की, तब क्या इस बारे में बात हुई थी कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा? या मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैंने अमित शाह के साथ, उनके साथ जब मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें सिर्फ बात लोकसभा की थी, लोकसभा में हम लोग सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद जब मेरी पहली रैली हुई थी शिवाजी पार्क मैदान में, वहां पे मैंने घोषित भी किया था कि यह सपोर्ट सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए नहीं। विधानसभा के चुनाव के लिए सारे लोग काम पे लग जाओ। रिकॉर्डेड है, कभी भी देख सकते हैं। और ये मुझे पता था कि एक, पकड़ लीजिए, 3 पार्टियां एक साथ है, बराबर है, जितने जो शेयर होल्डर्स है उनको पता नहीं कि अपना स्टेक कितना है, उसमें चौथा पार्टनर जाके करेगा क्या? और ये मुझे पहले से पता था कि इनको सीटें कितनी मिलेगी, इनको ये कितने लेंगे, ये कितने लेंगे, और वो 3 जो है वो, उसमें मैं जाके क्या करूंगा? उससे बेहतर है मैं 2009 से मैं इंडिपेंडेंटली, हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज भी लड़ूंगा। 9 में लड़ी थी, 12 में लड़ी थी, 19 में लड़ी थी, आज भी लड़ूंगा। कोई खास वजह है कि आप इतनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? इससे ज्यादा तो 2009 में लड़ी थी। हाँ। इससे ज्यादा तो मैंने 2014 में लड़ी थी। क्यों लड़ना चाहते हैं आप इतनी सीटों पर चुनाव जब आप जीतते नहीं हैं? तो यानी ऐसे थोड़ी होता है। फिर कैसे होता है? सारी सीटें लड़नी पड़ती है, हर जगह पे मेरे वोटर्स होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है, और हम लोग ऐसे, और हम लोग फिजिकली जाते हैं, झूठा टीआरपी नहीं दिखाते कि हम लोग यहां तक पहुंच गए, आप नहीं कहां पहुंचते हैं। बात ऐसी है कि हमको सीटें लड़नी पड़ती है। अभी कांग्रेस जितनी सीटें लड़ी है, पूछा कभी इतनी सीटें क्यों लड़ी? सीटें तो लड़नी पड़ती है। बीजेपी ने कितनी सीटें लड़ी थी अभी लोकसभा में? नहीं, टोटल 300 प्लस। कितनी सीटें चुन के आई? हाँ। 400 के ऊपर सीटें लड़ी थी। हाँ। पूछा नहीं उनको इतनी सीटें क्यों लड़ते हो? सीटें तो लड़नी पड़ती है। ये क्या सवाल आ गया आपका? सवाल तो सवाल है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको ये नहीं लगता कि हल्के से निकाल दिए मैंने, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो संगठन है उसके साथ भी एक आरएसएस जैसा संगठन होता तो एक वैचारिक मजबूती आती, एक बहुत काम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर पाते वो कर पाता, जैसा कि बीजेपी का मॉडल है। ऐसा आपको कभी आपको एक कमी महसूस हुई? देखिए, एक बात, आप आरएसएस के काम के बारे में मुझे भी एक आदर है, उसमें कोई दोहराया नहीं जा, यानी कि काय म्हणतो आपण याला, बस उनके प्रति मुझे आदर पहले से है, उसमें बात नहीं। लेकिन आप एक देखिए कि यही आरएसएस बीजेपी के साथ, जनसंघ के साथ इतने सालों से थी। 1925 में हुई, बराबर है,
52 में जनसंघ हुआ, उसके बाद में 80 में भारतीय जनता पार्टी हुई, और एक्चुअल में जब सत्ता आई, सत्ता कब आई? 96 में, 98 में, 99 में और फिर 2014 में, बराबर है। तो एक संगठन बीजेपी के साथ भी था ना, उनको भी तो समय लगा ही ना। और कौन नहीं चाहेगा कि इस तरह का संगठन अपने साथ ना रहे? अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा संगठन हो। अब ये जो चुनाव चल रहा है उसमें एक नया जो नारा है जो बहुत जोर से बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, आप इस नारे को कैसा देखते हैं? और ये तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये राज ठाकरे का नारा होना चाहिए, जिस तरह की आपकी इमेज है। ये कहां पे नारा है? ये बीजेपी कह रही है, पोस्टर भी लगे, मुंबई में भी पोस्टर लगे। मैंने नहीं देखे। बटेंगे तो कटेंगे, हाँ, मैंने देखा नहीं। पर ये सुनने में आप जैसा नारा लग रहा है ना कि आपने कभी लगाया हो, या आप ऐसा नारा लगा सकते हैं जिस तरह का तीखापन है इसमें। लगा सकता हूं मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, लगा सकता हूं मैं। पर आपने नहीं सुना? वाकई में आपने ये नारा नहीं? सीरियसली नहीं सुना। मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं है। अच्छा, चलिए। ये यानी क्या होता है, रैलीज में कोई लोग बोलना एक अलग बात होती है, वहां पे तो अलग अलग किस्म की घोषणाएं होती है, लेकिन मैंने ऐसे कभी कोई होर्डिंग या कोई ऐसे मैंने देखा नहीं। मैंने जरूरत पड़े तो बोल दूंगा। चलिए, मैं अब आपने देखा ही नहीं तो मैं इसको छोड़ देता हूं, वरना योगी जी ने यह नारा लगाना शुरू किया, फिर अब आरएसएस ने भी उसको एंडोर्स कर दिया है, और अब ये नारा लगता है कि बड़ा नारा होगा इन चुनाव में, आगे यूपी के चुनाव में भी। पर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है। एक जो बड़ी घटना छोड़ूंगा बोला नहीं मैंने, देख लूंगा, जरूरत पड़ी बोल दूंगा। हाँ, मैं यही देख रहा था, आप छोटी छोटी चीज को पकड़ रहे हैं कि नहीं। आप पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक जो बड़ी घटना हुई वो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई जी, क्या लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी बात हो रही है, खासतौर पर मुंबई में, महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए, मुझे डिटेल तो मुझे पता नहीं है कि वो हत्या क्यों हुई है, यानी कि कुछ पर्सनल कारणों से हुई है या क्या हुआ है, मुझे अभी तक पता नहीं चला है। क्योंकि देखिए, ये मुंबई शहर में जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन बिल्डर कम्युनिटी और ये सारी पैसे भी से ये जिस तरह से फैल रहा है, बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि सबको एक ठीक से संभल के कुछ चीज़ें करनी चाहिए। और इससे अगर आगे, यानी आपको याद होगा कुछ साल पहले ये फिल्म इंडस्ट्री में हुआ था जी। हाँ, अभी जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन लाइन में हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे तो कारण सिर्फ पैसा ही होगा, और क्या, दूसरा क्या कारण हो सकता है? तो क्या लॉ एंड ऑर्डर इन चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है इसकी वजह से? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं बहुत बार बोला हूं, मैं मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है। अगर मुंबई महाराष्ट्र पुलिस को अगर 48 आवर्स, 48 घंटे अगर उनको दिए जाए और उनको कहे कि ये मुंबई मुझे साफ करके दे दो, ये कोई रहेंगे नहीं यहां पे। इतनी ताकत हमारी महाराष्ट्र पुलिस की है, मुंबई पुलिस की है। एक बार करके तो देखो, अगर साफ सफाई चाहिए तो एक बार बात करके देखो। और मेरी बहुत सारी पुलिस के साथ मेरी बात भी हुई है, उनका कहना है कि 48 घंटे भी बहुत हो जाएंगे। सब कुछ मालूम है उनको, सब कुछ। क्या है, अपने यहां पे लॉज है, ऑर्डर नहीं मिलती। एक बार ऑर्डर देके देखो। अगर ऐसी बात है और आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं ऐसी बात है, तो बात अड़ कहां जाती है, रुक कहां जाता है मामला? मेरे हाथ में आप सरकार देते नहीं हो।
एक बार देखो, अगर सरकार हाथ में आने के बाद, अगर होम मिनिस्ट्री हाथ में आने के बाद अगर ये 48 घंटे का अगर नारा नहीं लगाया मैंने और मैंने बात नहीं कर दी, फिर बोलना मुझे। सब कुछ क्लीन हो सकता है, सब कुछ। और सिर्फ मैं महाराष्ट्र पुलिस तो मैं जानता हूं कि यानी कि उनका कैलिबर भी जानता हूं मैं, सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है हर स्टेट की पुलिस होंगी। यूपी की कोई अलग नहीं होगी या बिहार की कुछ अलग नहीं होगी। बिहार की भी पुलिस है, उनको भी क्या पता नहीं होगा? वो डरते इसलिए है क्या है, लोग राजनेता ऑर्डर दे देते हैं और फिर वो कभी पलट के आ जाए तो ये हाथ ऊपर कर लेते हैं और बलि उसका चला जाता है, पुलिस का। इसलिए बोलते हैं कि मरने तो हमें क्या करना है। इस सवाल का रास्ता आपने खुद खोल दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो आप 3 बड़े काम पहले इस राज्य के लिए क्या करेंगे? 3 बड़े काम? जी। देखिए, जो हमारे यहां पे आज महाराष्ट्र में जो कास्ट का जो चल रहा है, बराबर है, ये कास्ट का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगार। और महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र जैसे एक डेवलप स्टेट में, महाराष्ट्र जैसे डेवलप स्टेट में अगर लोग नौकरियों के कारण अगर अपनी कास्ट आगे करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और जो कंपनियां, मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो कंपनियां इस महाराष्ट्र में आ रही हैं, महाराष्ट्र के जो हमारे लड़के हैं, महाराष्ट्र की जो लड़कियां हैं, इनको पहला प्रेफरेंस उनको नौकरी में मिलना चाहिए। उनके पेट भरेंगे, वो अपनी लाइफ में खड़े हो जाएंगे। अगर बचे कुछ होंगे कुछ नौकरियां या कुछ काम, तो बाहर के जितने भी लोग होंगे हम उनको काम दे देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है किसानों को आपको अश्योर करना पड़ेगा। ये जो सुसाइड जो चल रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वही कोई अच्छी प्रतिभा नहीं खड़ी कर रही है महाराष्ट्र की। तीसरी बात है महिलाओं की सुरक्षा की बात है। अभी महिला सुरक्षा की जो बात है वो मुझे लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर में ही आ जाती है, तो वो वहीं से वो खत्म हो जाएगी। चौथी बात है, देखिए क्या है, महाराष्ट्र जैसा स्टेट जिसमें सब कुछ है, सब कुछ। आज मुंबई जैसा शहर है, बराबर, जो बाहर से लोग आते देखते हैं, सारे इतना बड़ा समुंदर है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, ये सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में है क्या शहर में? यानी लोग अगर अपने बीवी बच्चों को अगर कहीं लेके जाते हैं तो लेके कहां जाते हैं? मॉल में, थिएटर में, या खाना खाने? ये तो हर जगह पे जाते हैं लोग। तो ऐसी क्या व्यवस्था है मुंबई में? बड़े बड़े म्यूजियम्स होने चाहिए, एजुकेशनल म्यूजियम्स होने चाहिए, अच्छे गार्डन्स होने चाहिए, बड़े बड़े मैदान होने चाहिए। ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उसमें क्या होता है कि एक कहीं भी मैं देख रहा हूं ना, एक कहीं भी एस्थेटिक सेंस नहीं है कहीं। अभी आजकल मैं देख रहा हूं, लास्ट 1 साल 1.5 साल से ये हमारे सीएम ने हर जगह पे लाइट लगा दी है। वो इलेक्ट्रिक के पोल है उसको लाइट लगा दी है, और कहीं लाइट। मैं एक बार मेरी स्पीच में मैंने कहा था, यार ये शहर है या डांसबार है? और हर जगह पे अगर आप इस तरह के लाइट लगाएंगे तो त्योहार में क्या करेंगे? बुझा देंगे। सेंस होता नहीं। मुझे इनको समझ में नहीं आता कि मैं शहर को अच्छा कैसे बनाऊं, क्योंकि सेंस होता नहीं। हम लोग जब प्रदेश जाते हैं तो पता चलता है कि शहर कैसे खड़े होते हैं, इंस्टीट्यूट्स कैसे खड़ी होती हैं, ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि ये लाइन में अगर आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं 1 घंटा आपके साथ बात कर लूंगा कि इस तरह से महाराष्ट्र मुझे दिख रहा है और किस तरह से मैं महाराष्ट्र में और बड़ा मजबूत खड़ा कर सकता हूं। जी, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा? कौन बनेगा? मुझे लगता है अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा।
क्यों लगता है आपको ऐसा? अभी लगता है तो लगता है। मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग सेंसेशन थोड़ा सा आ रहा है। आपको वॉमिटिंग सेंसेशन क्यों लग रहा है, ऐसे आ रहा है, इसका क्या जवाब है? अभी मुझे अंदर से लग रहा है तो लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है ये? 2029 में अगर जब आप मुझे ये सवाल पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि आने वाला सीएम कौन होगा, तब मैं कहूंगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सीएम बनेगा। ये मेरी बात आप लिख लो। देवेंद्र जी बन जाएंगे? जी, देवेंद्र जी बन जाएंगे? देवेंद्र जी बन सकते हैं सीएम? हाँ, बन सकते हैं सीएम अगले? बिल्कुल बन आपको सकते ऐसा लगता है? बिल्कुल बन सकते हैं। चलिए, ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं। राज ठाकरे, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि आप सभी सवालों के सीधे जवाब दे रहे हैं और आपका जो पुराना तेवर है वो अभी भी बरकरार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।